दोस्तों, कैश फ्लो को समझने के बाद अब आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि एक्सपेंस को कम करना ही सही मायने में अमीर बनने का रास्ता है। लेकिन एक्सपेंस को कम करने के बाद हमारा जो पैसा बचता है, जिसे हम सेविंग्स कहते हैं, उस पैसे का मैनेजमेंट सही तरीके से करना, यही हमारे कैश फ्लो को सही डायरेक्शन देता है। उसी से हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो इस एपिसोड में हम आपको 10 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि आप अपनी सेविंग्स को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला नियम जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वो है अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना। अगर आप भारत की सबसे फेमस बिजनेस कम्युनिटी के बारे में बात करें, तो आपने शायद एक नाम जरूर से सुना होगा। वो है मारवाड़ी कम्युनिटी। देश के बड़े बड़े बिजनेस हाउस को देखें तो उनमें से ज्यादातर मारवाड़ी कम्युनिस्ट के पास हैं। जब इस बारे में लोग थोड़ी जानकारी हासिल करने लगे तो उन्हें मारवाड़ी कम्युनिटी के बारे में एक बड़ी अहम और खास बात पता लगी कि मारवाड़ी लोग हमेशा हिसाब के पक्के होते हैं। यानी कि अगर उनके पास से 10 रुपए भी किसी जगह पर खर्च होते हैं तो वो इसका हिसाब भी रखते हैं। कुछ लोग इस चीज को कंजूसी का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में ये सच नहीं है। पैसों का हिसाब रखना और पैसा नहीं खर्च करना, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। मारवाड़ी कम्युनिटी पैसे तो कमाती है, लेकिन उनके पास अपने खर्चों का पूरा पूरा हिसाब होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे के हिसाब से आखिर इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है। तो जब आप पैसे का हिसाब रखते हैं तो आपको अपनी फ्यूचर प्रिडिक्शन करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। यानी कि अगर आपको पता है कि आप हर महीने किस चीज पर कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो उसके बाद आप अपनी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग उसी तरह से या उसी के आधार पर करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि एक महीने में आप किस चीज पर कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो आपको पैसा इन्वेस्ट कितना और कहाँ करना है, इस बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत इस पहले स्टेप से करनी है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि पैसों का हिसाब रखने का ये मतलब नहीं होता है कि आप कंजूस है या फिर आप खर्चा बहुत ही कम कर रहे हैं। अब जो भी खर्चा करें बस उसको लगातार कहीं नोट करते जाइए। इससे ना एक तो आपको पैसों का मैनेजमेंट करने में आसानी होगी, और दूसरा जब हम अपने हिसाब को नोट करते हैं तो असल में हमें ये लगातार एहसास होता रहता है कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने आने वाले खर्चे पर भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे एक्सपेंस भी कम होते हैं। सेविंग्स का दूसरा नियम है कि आप कैश में सेविंग्स बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि हमने आपको पहले के एपिसोड में बताया था कि कैश में रखा हुआ पैसा वास्तव में हमारी लायबिलिटी होता है। तो वही बात हम यहाँ एक बार फिर से दोहराने वाले हैं कि अगर आप अपनी सेविंग्स के पैसे को कैश में पड़ा रहने देते हैं या फिर अपने सेविंग्स अकाउंट में यूं ही रख देते हैं, तो इसका मतलब है कि उस पैसे की कीमत समय के साथ कम हो रही है। वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। इसलिए पैसों को हमेशा किसी ऐसे फॉर्म में रखिए जिसमें वो आपको ज्यादा ग्रोथ दे, जैसे कि सोना, रियल एस्टेट या फिर म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट में इस चीज से बचने का अच्छा तरीका है। सेविंग्स का तीसरा नियम यह है कि आप सेविंग्स रैंडम तरीके से ना करें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी सेविंग को एक खर्चे की तरह लीजिए। यानी कि जब आप पैसा सेव कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि आप असल में इस पैसे को अपने लिए बचाकर रख रहे हैं, बल्कि आप ये सोचिए कि सेविंग्स आपका एक जरूरी खर्चा है। केवल तभी आप हर महीने उस सेविंग के लिए खर्चे में से पैसे निकाल पाएंगे। क्योंकि ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है कि लोग पहले तो ये प्लान बनाते हैं कि वो पैसे की सेविंग करेंगे, लेकिन जैसे ही पैसा उनके हाथ में आता है तो वो अपने खर्चों पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और जो पैसे उनकी सेविंग्स में जाने चाहिए थे वो अब लायबिलिटीज को खरीदने में खर्च हो जाते हैं। इसलिए आपको पहले से ही ये सोच लेना है कि आपको अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेविंग्स के तौर पर बचाकर रखना है। तो दोस्तों, सेविंग मैनेजमेंट का चौथा नियम आपको ये समझाएगा कि आपको अपनी सेविंग्स को कहाँ इन्वेस्ट करना है। एक बार आप अपनी सेविंग्स को बचाने लगते हैं, उसके बाद उसे आपको किस जगह पर इन्वेस्ट करना होता है। और इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास कई सारे रास्ते हैं, जैसे कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जब हम रियल एस्टेट के बारे में बोलते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आप बहुत कम पैसे भला कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है। ऐसे बहुत सारे फंड होते हैं जिनमें आप 500 रुपए जितनी छोटी रकम के साथ भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझने के लिए आप ये मानकर चलिए कि आप जैसे कई सारे लोग मिलकर के थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं और वो एक फंड में कलेक्ट होते हैं। फिर वो फंड मैनेजर आप सबके नाम से एक प्रॉपर्टी खरीदता है और उस प्रॉपर्टी के बिकने के बाद आया प्रॉफिट आप सब में बट जाता है। तो यहाँ पर आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं? इस चीज का जवाब समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि किस वक्त कौन सी चीज अच्छा रिटर्न दे रही है ये आप मार्केट को देखकर पता कर सकते हैं। वहीं आपको सारे रिटर्न के आंकड़े देख कर के ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे सेविंग्स का पांचवा नियम ये है कि अपनी सेविंग्स को कभी भी लाइबिलिटीज और एक्सपेंस को पूरा करने के लिए इस्तेमाल न करें। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक्सपेंस को लाइबिलिटी में खरीदना कम से कम करना है। इस बात का तो आप पूरी तरह से पहले ही डिसीजन ले चुके हैं कि आप कभी भी अपने बचे हुए पैसों से लाइबिलिटीज नहीं खरीदेंगे। सेविंग्स का छठा नियम अफोर्डेबिलिटी से है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आप एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप उस फोन को खरीद सकते हैं? अब आप शायद कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितने पैसे उस फोन को खरीदने के लिए चाहिए उतने पैसे तो आपके पास है ही ऑलरेडी। लेकिन दोस्तों, आप यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि असल में आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके पास जितनी इनकम है वो सारी की सारी अगर आप किसी एक चीज को खरीदने में लगा देते हैं तो इसका मतलब एकदम साफ है कि आप उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्डेबिलिटी का सिंपल सा नियम है कि अगर आप किसी चीज को उसी टाइम 3 बार खरीद सकते हैं तो आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक फोन को 3 बार खरीद सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, तब आप ये कह सकते हैं कि आप उस फोन को अफोर्ड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें नियम की ओर। ये नियम कहता है कि आपको सेविंग्स को अपनी आदत बनाना है, यानी कि ये चीज आपकी हैबिट में होनी चाहिए। आप जब भी अपनी इनकम को हाथ में ले तो बिना किसी परेशानी के आपको उसका एक हिस्सा सेव करके रखना है। सेविंग्स किस तरह से करनी है इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। दोस्तों, सेविंग्स के 8वें नियम से हमें यह पता लगता है कि सेविंग्स हमेशा कम लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात का भला मतलब क्या है? तो इसके लिए आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। लिक्विडिटी, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और हम वो चीज कितनी लिक्विड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल लिक्विडिटी का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में किसी चीज की मार्केट में कितनी जल्दी दूसरे रूप में बदला जा सकता है उसके बेसिस पर करते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो ये एक कम लिक्विड तरह का सेट है, क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप बाजार में गए और आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप तुरंत अपने प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करके अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो उस 10 रुपए से आप तुरंत कोई चीज ले सकते हैं। इसका मतलब है कि पैसा सबसे ज्यादा लिक्विड है, क्योंकि इसे हाथों हाथ इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसे से कम लिक्विड है सोना और चांदी। साथ ही साथ इस लिस्ट में शेयर मार्केट के स्टॉक्स भी आते हैं। इनमें भी कम लिक्विड होते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि वहां से पैसा निकालने के लिए भी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, इसलिए उस पैसे को खर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप अपनी सेविंग्स कम लिक्विड फॉर्म वाली चीजों में करते हैं तो इससे आपका खर्चा धीमा हो जाता है, क्योंकि पैसा खर्च करने के लिए अब आपको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है। अब आगे बारी आती है सेविंग्स से जुड़े हमारे 9वें नियम की। ये नियम कुछ दूसरे नियमों से जुड़ा हुआ है। इस नियम के अकॉर्डिंग आपको अपना पैसा फेक चीजों को खरीदने में या फेक चीजों में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी पैसों को वास्तव में फेक मनी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पैसा हमारे सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होता है। हम कई बार ऐसे हालातों से गुजरते हैं जिनकी वजह से पैसे की कीमत बहुत तेजी से गिरने लगती है, जैसे कि हाल ही में हुए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से दुनिया भर की करेंसी लगातार गिर रही है। इसलिए इन्हें फेक मनी कहा जाता है, क्योंकि आप अगर इन चीजों में पैसा सेव करके रखते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छे रिटर्न कमा पाएंगे। तो आपको अपना पैसा रियल मनी में सेव करना चाहिए। रियल मनी से मतलब है प्रॉपर्टी, सोना और चांदी। आज दुनिया भर में युद्ध के हालातों के बाद भी सोने और चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये चीजें इंसानों की बनाई हुई नहीं है। इस वजह से बाहर की सिचुएशंस का या बाहर के हालातों का इनकी कीमतों पर काफी कम असर पड़ता है और लॉन्ग टर्म में हमेशा ये महंगी ही होती जाती हैं। सेविंग्स का 10वां नियम वास्तव में हमारी आदत से जुड़ा है और वो है जल्दबाजी।
आज टेक्नोलॉजी के दौर में हमें हर चीज का रिजल्ट जल्दी जल्दी चाहिए होता है। इस वजह से हम सेविंग्स में भी इसी चीज को अपनाने लगते हैं। लोग अपनी सेविंग्स को किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें रातों रात भारी भरकम रिटर्न मिल जाए। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है जो सेफ भी हो और आपको बहुत ही कम टाइम में अच्छे रिटर्न भी दे। तो आपको हमेशा से इस बात का ध्यान रखना है कि सेविंग मैनेजमेंट में आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है। एक बार जब आप पैसे कहीं इन्वेस्ट कर ले, उसके बाद आप उसे मैच्योर होने के लिए थोड़ा टाइम दे। केवल तभी आप उस जगह से बेहतरीन रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह सेविंग मैनेजमेंट के हमारे सभी 10 नियम पूरे होते हैं। अब कुछ सवाल जो कई लोगों के होते हैं, उन पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे।